हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, आप लोग इस समय देख पा रहे हो कि जो हमारा रुपया था वो डॉलर के मुकाबले पिछले कुछ दिनों पहले 95 रुपीज 20 पैसे 95 रुपए 20 पैसे के आसपास तक कमजोर हुआ था। दोस्तों, जब हम रुपया और डॉलर की बात करते हैं तो जब जब प्राइस ऊपर चढ़ता है, जब जब प्राइस ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा रुपया कमजोर हुआ है। और जब जब प्राइस नीचे गिरता है तब तक हम क्या बोलते हैं, भाई हमारा रुपया मजबूत हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट होता है महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर जाती है। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि इस समय जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से लगभग 30 तारीख के आसपास लगभग जब जब ये वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना, यूएस वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, वहां से आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लगभग 27 28 तारीख के ही दिन से ही रुपया हमारा लगभग 4.64% तक कमजोर हो गया था। 4.64% तक कमजोर हो गया था, ठीक है ना। बट उसके बाद यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे कि पिछले 3 4 दिनों में हमारा जो रुपया है वो कितना मजबूत हो गया है। देख लेते हैं भाई, यहां से देखते हैं कि भाई लगभग लगभग 2.6% तक का फॉल पिछले कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 दिनों में आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्यों आया सबसे बड़ी बात तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट पे बात कर लेते हैं कि भाई अगर प्राइस यहां तक आया है तो अब क्या यहां से बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों, पहली चीज तो अगर प्राइस 20 EMA के नीचे है वनडे के टाइम फ्रेम में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, किसी भी एसेट का प्राइस अगर वनडे के टाइम फ्रेम में 20 EMA के नीचे है तो सीधी सी बात है अभी बिकवाली जारी रह सकती है। सपोर्ट कहां मिलेगा इसको? सपोर्ट मिलने वाला यहां, सपोर्ट मिलने वाला है इस जगह पर प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है लगभग 92 रुपीज कुछ पैसे के आसपास। 90 रुपीज कुछ पैसे के आसपास यूएसडी आईएनआर को सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी बिकवाली जारी रह सकती है क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो पिछले कई वर्षों में पहली बार लिए गए हैं। इसके पीछे दोस्तों कुछ न्यूज भी फ्लोट हो रही है, कुछ न्यूज मार्केट में फ्लोट हो रही है, जरा न्यूज पे नजर डाल लेते हैं। एक हमारा न्यूज चैनल है जी बिजनेस हिंदी के हम पेज पे चलते हैं। और ये जो न्यूज़ हमारी है ये 2 अप्रैल की है, ठीक है ना, 2 अप्रैल की न्यूज़ फ्लोट हो रही है। इसमें साफ साफ लिखा हो, रुपए में आई 12 साल की सबसे बड़ी तेजी, 163 पैसे हुआ मजबूत। मतलब 1 से 2 दिन में ही 163 पैसे की मजबूती आई है। देख लेते भाई क्या है। 2 अप्रैल को रुपए में 12 सालों की एक दिन की सबसे बड़ी मजबूती दर्ज की गई। इंटरडे में कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 163 पैसे तक मजबूत हुआ। और बता दें कि 30 मार्च को रुपए का जो इतिहास में पहली बार 95 रुपीज तक फिसल गया था। 30 मार्च को दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ चार्ट पे भी देख पा रहे हो, ये 30 मार्च की डेट है। 30 मार्च को 95 रुपीज 20 पैसे के आसपास भी ये प्राइस मतलब गिर गया था, कमजोर हो गया था हमारा रुपया, ठीक है ना। तो मैंने भी आपको चार्ट भी बताया, ईरान युद्ध के दौरान अब तक डॉलर 4% तक कमजोर हो चुका है। कब तक डॉलर जो 4% तक कमजोर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, क्या न्यूज फ्लोट हो रही है इसमें दोस्तों? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं जो पिछले 12 साल में पहली बार लिया गया है, जिसकी वजह से ये गिरावट दर्ज की गई है। देख लेते हैं न्यूज। इंडियन करेंसी मार्केट के लिए गुरुवार की सुबह एक बड़ी राहत लेकर आई। आज बड़ी राहत लेकर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 130 पैसे मजबूत होकर 93.53 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान 1.7% यानी 163 पैसे की मजबूती दर्ज की गई, जो कि 12 साल की सबसे बड़ी मजबूती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, रीजन क्या है भाई? रीजन ये है, क्रूड ऑयल में तेजी और शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद रुपए में इतनी मजबूती कारण क्या है भाई? आरबीआई की तरफ से लिए गए 2 फैसले। क्या है वो 2 फैसले? पहला है एनओपी और दूसरा है एनडीएफ। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं भाई? रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों को डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड देने से रोक दिया। मतलब एनडीएफ, इसका असर रुपए पे देखा जा रहा है। इससे पहले बैंकों के नेट ओपन पोजीशन एनओपी पर
नेट ओपन पोजीशन एनओपी को लिमिट किया गया था। बता दें बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 94.83 के स्तर पे बंद हुआ था और 30 मार्च को डॉलर के मुकाबले रुपया 95.20 के स्तर तक फिसल गया था, मतलब गिर गया था। क्लोजिंग 94.37 पर हुई थी, ठीक है ना। तो क्या हाईलाइट्स क्या है भाई इस न्यूज के? एक रुपया 130 पैसे मजबूत होकर 93.53 स्तर पर खुला, ठीक है। लास्ट डे का क्या था, जो हाई था वो 94.83 पे बंद हुआ था और ये मजबूती आई थी। ये इस तरह की न्यूज जो है मार्केट में चल रही है दोस्तों। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया भाई, क्योंकि रुपए का कमजोर होना बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया है आरबीआई ने, पहले तो एनओपी लिमिट पे लगाम लगाई, एनओपी लिमिट पे लगाम लगाई है। देख भाई अब क्या है, बैंकों की नेट ओपन पोजीशन की लिमिट जो $100 मिलियन पे कैप लगा दिएगा, मतलब डेली की नेट ओपन पोजीशन जो है बैंकों की वो $100 मिलियन पे कैपिंग कर दी गई है। रोजाना आधार पर रुपए में बैंक का नेट ओपन पोजीशन इसी दायरे में रहेगा, मतलब $100 मिलियन के ऊपर नेट ओपन पोजीशन नहीं जाएगी। और 10 अप्रैल से सभी बैंकों के आरबीआई के नए नियमों को फॉलो करना होगा, मतलब ये जो नए नियम अप्लाई किए गए 10 अप्रैल से सभी बैंक इस नियम को फॉलो करेंगे। इससे फैसले से क्या बदलेगा भाई, बड़े बैंक की तरफ से आर्बिट्रेज ट्रेड्स पर लगाम लगे। बड़े बैंक क्या करते थे, आर्बिट्रेज ट्रेड्स लेते थे जिसपे लगाम लग जाएगा, ठीक है ना। और साथ में एनडीएफ पर भी बैन, एनओपी के साथ साथ एनडीएफ पर भी बैन। एनडीएफ रिजर्व बैंक ने बैंकों को रुपए में नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड देने से मना कर दिया। इसके अलावा रद्द किए गए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बुक करने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, मतलब जो बैंकों के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनको रोक दिया गया। यह नियम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों पे लागू होता है, मतलब जो एनआरआई है या बाहर के लोग हैं या इंडिया से दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते भाई छोटे से फॉर्म में एनडीएफ होता क्या। देखिए दोस्तों, एनडीएफ एक तरह की करेंसी ट्रेड होती है जिसका सेटलमेंट डॉलर में होता है, ठीक है ना। एनडीएफ एक तरह की करेंसी ट्रेड होती है जिसका सेटलमेंट डॉलर में होता है, लेकिन इसमें रुपया या डॉलर कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है, फिजिकल एक्सचेंज नहीं। तो इस फैसले से ऑफशोर बेटिंग बंद हो गई, मतलब इस फैसले के बाद ऑफशोर जो बेटिंग थी बंद हो गई। एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत डॉलर रुपए में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती थी जो कि रुक गई। असल में रुपए और डॉलर का एक्सचेंज नहीं होता था, सिर्फ दो करेंसी में जो प्राइस डिफरेंस होता है वही सेटल होता है, दो करेंसी जो प्राइस डिफरेंस वही सेटल होता है, ठीक है। कंपनियों की तरफ से हेजिंग और आर्बिट्राज में इसके इस्तेमाल होता था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से बंद कर दिया गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक का मकसद क्या था, केवल रियल हेजिंग को चालू रखने देना। आरबीआई नहीं चाहता कि भाई जियो पोलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के बीच वोलाटाइल और करेंसी में सट्टेबाजी और रिस्क और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इससे किन किन सेक्टरों पे दबाव पड़ेगा और किन किन सेक्टर को फायदा होगा। सबसे पहली बात, जो डिसीजन लिए गए इससे फायदा किसको होगा, देखिए किन सेक्टर्स को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहले बात करते हैं फायदे वाले सेक्टर कौन से, आईटी कंपनी, जितनी आईटी कंपनी भाई इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, वो फायदे में वो, ठीक है ना, उनको प्रॉफिट होगा इस डिसीजन का। फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो एक्सपोर्ट करती है, यहाँ से जब चीजें भेजी जाती हैं वहां की जो बाइंग होती है वो डॉलर में बाइंग होती है। इससे क्या होगा भाई, हमारा रुपया ठीक है ना, हमारे पास फॉरेन रिजर्व आएगा, ठीक है, फॉरेन कैश हमारे पास आएगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी फायदा होगा कि भाई डॉलर में पैसा अपने इंडिया में आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी फायदा होगा। एग्रीकल्चर और जो सेल्फ डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा भाई, एक्सपोर्ट करने से डॉलर में कमाई होती है। जब हम यहां से कोई भी चीज दूसरे देशों में बेचते हैं तो उससे डॉलर में कमाई होती है, और रुपया घटने से इनकी कमाई ज्यादा दिखेगी, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा दिखने लगेगी। नुकसान वाले फैक्टर्स कौन से होंगे भाई, वो चीजें जो हम इंपोर्ट करते ही करते हैं, जिसके इंपोर्ट के बगैर हम नहीं रह सकते। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं भाई, उन सेक्टर्स को जरूर नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम रुपया देकर, हम ठीक है ना, हम डॉलर देकर उनसे खरीदते हैं। रिफाइनरीज को हमें, ठीक है ना, रिफाइनरीज हैं उन सेक्टर को नुकसान हो गया। एविएशन सेक्टर को भी भाई नुकसान होने वाला है, क्योंकि बाहर से ही सारा एविएशन फ्यूल आता है। पेंट्स और केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको नुकसान। क्यों नुकसान होगा भाई, ये जो सेक्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे निर्भर करते हैं, इसके कारण इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये दो तरह के आरबीआई की तरफ से डिसीजन लिए गए हैं। आरबीआई ने एनडीएफ बैन किया और एनओपी लिमिट का फैसला, मतलब एनओपी $100 मिलियन से डॉलर की लिमिट में रहेगी, और आरबीआई ने एनडीएफ को बिल्कुल
बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करें, जिससे रुपए में सट्टेबाजी कम हुई और रुपया मजबूत हो गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो हमारे भारत सरकार का डिसीजन था बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जिसकी वजह से भाई आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छा सपोर्ट हमारी इंडियन करेंसी को मिला हुआ है। ठीक है ना। और चार्ट के हिसाब से दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, इसके मैं एक जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पे चला जाता हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो 2022 तक के चार्ट के आसपास मैं आ गया हूं। ठीक है ना। ठीक है। अभी जिस तरह का आप लोग सेंटीमेंट देख रहे हो, जब इसने बड़ी रैली ली है, जब इसने बड़ी रैली दी है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है ना। जब इसने बड़ी रैली दी है तब बड़ी फॉल आई है। और ये इसमें नहीं दोस्तों, ये हर एक एसेट क्लास में होता है। जब किसी उसमें बड़ी रैली आई, आपने गोल्ड और सिल्वर में देखा बड़ी रैली आई फिर नीचे आ गया गोल्ड और सिल्वर। ठीक है ना। बहुत सारे स्टॉक्स में पिछले 4 महीने पहले आप देख पा रहे थे कि वही जनवरी दिसंबर के आसपास भाई बहुत जबरदस्त रैली जनवरी फरवरी में बनी हुई थी। ठीक है ना। मार्केट ऊपर भागा जा, लोग मतलब खरीदने के लिए इतने लालायित थे कि मतलब लाइन लगी हुई थी कि भाई हर स्टॉक पे हर सेक्टर पे एक रैली सी बनी हुई थी। और जैसे ही ओवरबॉट जोन में गया तुरंत बिकवाली आ गई। बिकवाली के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कोई नीच हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये हर एक सेक्टर में होता है, तभी कहते हैं कभी भी अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे अगर इस पैसे पे मजबूती की सोचा होगी और मजबूत होगा, यहाँ पर दोस्तों ऐसी जगह पर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, लोग पैसे पे पैसा लगाते चले जाते हैं। और ज्यादातर ऐसी जगह पर कौन ट्रैप होता है भाई? रिटेल ट्रेडर ही हमेशा ट्रैप होता है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से कहना है, कभी भी अगर मार्केट में किसी स्टॉक, किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी एसेट क्लास में अगर कोई बड़ी रैली बनती है तो बहुत संभल के इन्वेस्ट करने लायक है। हालांकि उससे अच्छा है कि आप सेल ऑफ जब किसी इंस्ट्रूमेंट में सेल ऑफ चल रहा हो और वो इंस्ट्रूमेंट वो एसेट क्लास मोर डिमांडिंग हो, तो उस जगह पर आपको पैसा डालना चाहिए। तभी कहते हैं कि एसआईपी सबसे अच्छा होता है लेमैन ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज ऑफ एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप कम रेट पे भी डालते हो। भाई एसआईपी में क्या आपने यहाँ पे भी डाला होगा, यहाँ पे भी डाला होगा, यहाँ पे भी डाला होगा, और यहाँ पे भी डाला होगा, यहाँ पे एवरेज कहीं आपके पास खड़ा होगा। जो सडन जो बिकवाली आई है, जो आई है बिकवाली, यहीं कहीं खड़ा होगा। ठीक है ना। मतलब आप 89 की रेट पे भी है, 90 की रेट पे, मतलब ये मैं पर्टिकुलर यूएस मतलब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएस डॉलर में किसी भी एसेट क्लास की बात कर रहा हूं। इसीलिए कहते हैं लेमैन ट्रेडर के लिए एसआईपी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, रिस्क लगभग ना के बराबर होता है।